Good evening, guys. Welcome back to your very own channel. Myself, Kaustav Pahari, and CA फाइनल का अपना रिवीजन सीरीज चल रहा था। उसमें लास्ट वीडियो हम लोग ने जो लास्ट वीडियो था मेरा, उसमें वाइंडिंग अप का फर्स्ट पार्ट अपने ख़त्म किए थे। फर्स्ट पार्ट मतलब वाइंडिंग अप बाय NCLT। अभी इसका सेकेंड पार्ट जो अपना सिलेबस में है, दैट इज़ पार्ट 3। पार्ट 2 वाला तो अपना सिलेबस में है नहीं, तो पार्ट 3 वी विल बी डिस्कसिंग वेरी क्विकली मिसलेनियस प्रोविजंस। ये बस इसको आप लोग ऐसे रट्टा मत मारो, बस मेरे साथ साथ एक बार पढ़ लो। एग्जाम डे में भी एक बार ये वीडियो 1.5x में सुन के चले जाना। चलो, सेक्शन 324, डेट्स ऑफ ऑल डिस्क्रिप्शन टू बी एडमिटेड टू प्रूफ। मतलब कंपनी के अगेंस्ट कोई भी क्रेडिटर है, वो अगर अपना डेट को वाइंडिंग अप में रिकवरी चाहता है इन द प्रेफरेंशियल जो सीक्वेंस है उसमें, इन दैट केस ऑल द डेट्स आर नीड टू बी एडमिटेड फॉर प्रूफ। ऑल डेट्स पेएबल ऑन कंटिजेंसी वो भी कवर करना है। ऑल क्लेम्स अगेंस्ट कंपनी वेदर इट इज़ प्रेजेंट और फ्यूचर क्लेम्स सब कवर हो जाते हैं। एज ये जो इसका असेसमेंट होगा लायबिलिटी का, एज नियर अमाउंट एज पॉसिबल। ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन 326, ओवर राइडिंग प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स अंडर सेक्शन 327। देखो, जहाँ पे कंपनी के पास जो फंड्स आ रहा है वाइंडिंग अप में, दैट इज एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, जो भी फंड रेज हुआ, इफ़ दैट इज इनसफिशिएंट देन प्रोपोर्शनेटली आपको डिस्चार्ज करना है। यहाँ पे एक पारी पासू चार्ज है वॉकमैन ड्यूज एंड सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के बीच में। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड वॉकमैन ड्यूज, ये पारी पासू चार्ज होगा जहाँ पे द फंड इज इनसफिशिएंट। वॉकमैन ड्यूज में 4 पार्ट है। वेजेस एंड सैलरीज टाइम बेस्ड हो सकता है, पीस रेट में हो सकता है। एक्रूड हॉलीडे रेम्यूनरेशन, कंपेंसेशन एंड इंश्योरेंसेस हो सकता है। देन PF, ग्रेजुइटी एंड सुपरएन्युएशन फंड्स। यहाँ पे एक प्रोवाइजो है, जो यहाँ पे वेजेस और सैलरी है एंड एक्रूड हॉलीडे रेम्यूनरेशन है, दैट इज़ ऑफ द पास्ट 2 years, इसको पहले प्रेफरेंस में पे करना होगा। दैट इज़ पेड विद इन 30 days। देन सेकेंड पार्ट क्या है, ये जहाँ पे इंसफिशियंट है उसमें देखो, इनसफिशिएंट हुआ उसके अंदर पारी पासू चार्ज में प्रोपोर्शनेट वर्कमैन ड्यूज एंड सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। वर्कमैन ड्यूज में भी वेजेस एंड एक्रूड हॉलीडे रेम्यूनरेशन को पहले जितना बैलेंस है फुल पेमेंट कर दो 30 days के अंदर अंदर। देन उसके नीचे वाला जो भी है कंपेंसेशन, इंश्योरेंस, वो सब प्रोपोर्शनेटली करो इफ़ देर इज़ इनसफिशिएंट फंड। देन नेक्स्ट पार्ट इज 327, दैट इज प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। अभी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में कौन कौन सा है? टैक्स है। टैक्स पर्टेन्स टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी। ये लास्ट 12 month, ये जो डेट्स का जो डिस्कशन है ना, फ्रॉम द रेलिवेंट डेट, फ्रॉम द रेलिवेंट डेट हम लोग पीछे जाएंगे 12 महीना। व्हेन, अभी रेलिवेंट डेट कौन सा है? व्हेन द प्रोविजनल लिक्विडेटर इज अपॉइंटेड और वाइंडिंग अप ऑर्डर इज पास्ड। ठीक है। व्हेन यहाँ पे गाइस ये थोड़ा सा करेक्शन होगा नोट्स में। एक तो व्हेन प्रेफरेंशियल क्रेडिटर इज अपॉइंटेड, और दूसरा बात है व्हेन वाइंडिंग अप ऑर्डर पास्ट। ये दोनों में से 2 इवेंट घटने से उस डेट को हम लोग रेलिवेंट डेट मानेंगे। रेलिवेंट डेट से हम अपन को पीछे 12 महीना देखना है। तो टैक्सेस विच arises on 12 months, 12 preceding months from the relevant date. Then salary, 12 months average salary, बट यहाँ पे मैक्सिमम 4 महीने का सैलरी पे कर सकते हो। सैलरी एंड वेजेस का जो था 12 months एवरेज सैलरी, बट पेमेंट होगा मैक्सिमम 4 months एंड मंथली मैक्सिमम 20,000 पर मंथ। देन लीव एनकैशमेंट, इंश्योरेंस, दैट इज लास्ट 12 महीने का। वॉकमैन कंपनसेशन, अमाउंट लेफ्ट अबव, ऊपर जो सैलरी में कुछ अमाउंट, देखो यहाँ पे सिर्फ 4 महीने का दे रहा है ना, यहाँ पे सिर्फ 4 महीने का दे रहा है, या मैक्सिमम 20,000 पर मंथ ऊपर दिया जा रहा है। तो उसमें से कुछ अगर बच जाता है तो वो नीचे यहाँ पे फॉल करेगा। देन PF, ग्रेजुइटी, अगेन लास्ट 12 months। देन इन्वेस्टिगेशन एक्सपेंसेस। ये जितना भी यहाँ पे आइटम है, ये सारा आइटम इनका रैंकिंग इक्वली है। इफ़ इनसफिशिएंट देन प्रोपोर्शनेट चार्ज इज देयर। If someone else has paid debts of the company, if someone else has paid debts of the company, then he will become a preferential creditor। मतलब क्या है, कंपनी का कोई डेट है
डेट टूवर्ड्स एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस है। अगर कोई दूसरा ने पे किया, समझो कोई किसी बैंक ने पे कर दिया, देन ही विल बिकम प्रेफरेंशियल क्रेडिटर। उसके बाद सेक्शन 328 फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस। अगर कंपनी गिव्स फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस टू अ पर्सन बीइंग अ क्रेडिटर और अ श्योरिटी और गारंटर, क्यों देता है? टू मेक हिज पोजीशन बेटर, मतलब उसको लाइन में खड़ा नहीं होगा, उसका ड्यूज पहले मिल जाएगा। एंड ये जो यहाँ पे फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस, ये जो टाइम लिमिट क्या देखना है, 6 मंथ्स प्रायर टू पिटीशन, तो 6 महीने के अंदर अंदर अगर हुआ वो ये कैटेगरी में फॉल करेगा। ऐसा होता है अगर फ्रॉडुलेंट प्रेफरेंस है तो क्या होगा, अपना जो लिक्विडेटर है, लिक्विडेटर विल इंटीमेट द ट्रिब्यूनल, एंड ट्रिब्यूनल क्या करेगा, ऑर्डर पास करेगा टू रिस्टोर द पोजीशन एज इफ no such transaction happened. Then section 329 ट्रांसफर्स नॉट इन गुड फेथ। यहाँ पे कुछ कुछ ट्रांजैक्शन है जो ये इस डेफिनेशन में फॉल नहीं करता है। एक तो अगर फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रांजैक्शन है, दैट इज़ नॉट इन द परव्यू। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन किया, वो भी इसमें फॉल नहीं करेगा। परचेज्ड इन गुड फेथ, मतलब जो ट्रांजैक्शन है वो गुड फेथ में परचेज किया गया। तो ये 3 ट्रांजैक्शन को छोड़ के बाकी कोई भी ट्रांजैक्शन अगर 1 साल के अंदर अंदर फ्रॉम द डेट ऑफ पिटिशन से लेके प्रीवियस 1 साल के अंदर अंदर कोई भी ऐसा ट्रांजैक्शन हुआ, तो वही सेम प्रोसेस है, कंपनी लिक्विडेटर ट्रिब्यूनल को बोलेगा, ट्रिब्यूनल विल पास एन ऑर्डर टू रिस्टोर द पोजीशन। उसके बाद सेक्शन 330 ट्रांसफर ऑफ बेनिफिट्स ऑफ क्रेडिटर्स। ट्रांसफर फॉर बेनिफिट्स ऑफ क्रेडिटर्स, जो ट्रस्टीज है लाइक डिबेंचर ट्रस्टी, क्रेडिटर्स ट्रस्टी कैन नॉट ट्रांसफर एसेट्स ऑफ द कंपनी, ओनली ऑफिशियल लिक्विडेटर और ओनली द कंपनी लिक्विडेटर ट्रांसफर्स has to transfer the asset। छोटा सा सेक्शन है। देन सेक्शन 331 liabilities and right of person in fraudulent preference। जो ऊपर fraudulent preference देखे वहाँ पे liabilities and right of the persons वो क्या होता है। determination of rights of the persons in the fraudulent preference क्या है, उनको कितना मिलेगा। जो fraudulent preference में जो क्रेडिटर को प्रेफरेंस मिल गया था उसका राइट्स कैसे डिसाइड होगा। जो भी मॉर्गेज्ड अमाउंट है वो या तो वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट एज द सेटलमेंट अमाउंट, मतलब मॉर्गेज अमाउंट और सेटलमेंट अमाउंट विच एवर इज लोअर, इतना तक उसका राइट उसको मिलेगा। देन सेक्शन 332 इफेक्ट ऑफ फ्लोटिंग चार्ज, तो ये छोड़ो, ये दिस इज नॉट एट ऑल रिलेवेंट। सेक्शन 333 डिस्क्लेमर ऑफ ओनरस प्रॉपर्टी। डिस्क्लेमर ऑफ ओनरस प्रॉपर्टी, जो भी ओनरस प्रॉपर्टी का ओनरस कॉन्ट्रैक्ट है दैट शुड बी इन राइटिंग एंड साइंड एंड विद इन 12 मंथ्स, मतलब विद इन 12 मंथ्स प्रिसीडिंग 12 मंथ्स फ्रॉम द रेलिवेंट डेट और द पिटिशन फॉर वाइंडिंग अप। तो इसमें क्या है, विद इन 12 मंथ्स, अगर देखो एक तो पॉसिबिलिटी है ऑन कमीशन ऑफ वाइंडिंग अप, जो लिक्विडेटर है उसको कब पता चल रहा है, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप, और विद इन 1 मंथ ही बिकेम अवेयर। विद इन एक तो उसको इसका ओनरस कॉन्ट्रैक्ट का नॉलेज हो रहा है लिक्विडेटर को ऑन द कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप, और विद इन 1 मंथ फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप, और विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम, देखो यहाँ पे कैसा है ना, एक तो लिक्विडेटर को पता चल रहा है ऑन द कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप, और ये जो दूसरा पार्ट है विद इन 1 मंथ ही बिकेम अवेयर, विद इन 1 मंथ फ्रॉम कमेंसमेंट। अगर ये केस हुआ, इन दैट केस द लिक्विडेटर हैज टू डिटरमाइन राइट्स ऑब्लिगेशन इंटरेस्ट। इन दैट केस लिक्विडेटर हैज टू determine rights and obligations within 12 months from becoming aware। ये अपना पूरा सेक्शन का बात है। Liquidator has to determine rights and obligations of the persons within 12 months from he became aware। तो determination of rights and obligation interest करेगा, उसके लिए notice to all interested party,
Liquidator has to give notice to all the interested party, application to be made in writing to tribunal. He also needs to make an application to the tribunal within 28 days of, ये जो 28 days है ना, फ्रॉम अवेयर, जब उसको पता चला वहाँ से लेके 28 डेज के अंदर अंदर उसको ट्रिब्यूनल को एप्लीकेशन देना पड़े. एंड द पार्टी कैन अपील टू द ट्रिब्यूनल. कोई भी अग्रीव्ड पार्टी है वो ट्रिब्यूनल को अपील कर सकता है. अभी इसका इफेक्ट क्या है ऑन कंपनी. एक तो इफेक्ट होगा, मतलब ये जो राइट्स ऑब्लिगेशन डिसाइड हुआ है इसका इफेक्ट दो पार्टी के ऊपर है, एक तो कंपनी के ऊपर और ऑन अदर पर्सन. कंपनी के ऊपर क्या होगा, कंपनी विल डिस्क्लेम ओनरस कॉन्ट्रैक्ट. कंपनी विल डिस्क्लेम द ओनरस कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज नो राइट्स ऑफ द कंपनी, एंड द अदर पर्सन he will become a creditor, he will become a normal creditor, fall in line priority of waterfall. मतलब जो नॉर्मल प्रोसेस है उसी प्रोसेस में उसको पैसा मिलेगा. देन सेक्शन 334, आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप, मतलब कमेंसमेंट वाइंडिंग अप प्रोसेस चालू हो गया. आफ्टर कमेंसमेंट ऑफ वाइंडिंग अप, डिस्पोजिशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी और क्लेम्स और एनी ट्रांसफर ऑफ शेयर्स अमंग कॉन्ट्रीब्यूटरीज. दो बातें सी, यहाँ पे दो बातें. एक तो है डिस्पोजिशन ऑफ एनी प्रॉपर्टी और क्लेम्स और ट्रांसफर ऑफ शेयर्स अमंग कॉन्ट्रीब्यूटरीज. दिस इज वॉइड, दीज ट्रांजैक्शंस आर वॉइड. एंड वॉइड कौन बनाता है, ट्रिब्यूनल. सेक्शन 335, अटैचमेंट एग्जीक्यूशन. एनी अटैचमेंट, डिस्ट्रेस और एग्जीक्यूशन without the leave of tribunal is void. Any attachment, execution of any property shares without the permission of the tribunal is void. Exception क्या है, if due to government authority, if the due मतलब if due to government authority then it is possible. अभी due to government authority मतलब जो टैक्सेस, फीस एट्सेट्रा का अगर बात चल रहा है, इन दैट केस अगर ट्रिब्यूनल का परमिशन, बिना परमिशन का भी वो एग्जीक्यूट हो गया, इन दैट केस भी इट इज़ वैलिड. सेक्शन 336, ऑफेंसेस बाय ऑफिसर्स ऑफ द कंपनी. कौन कौन सा ऑफेंस है, नो डिस्क्लोजर ऑफ एसेट्स, नो डिस्क्लोजर ऑफ एसेट्स टू द कंपनी लिक्विडेटर, नो डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी to the company liquidator, no delivery of books or papers to the company liquidator, no delivery of information to the company liquidator, material omission of facts, he prevents production of books of accounts, false representation to company liquidator, fictitious losses or expenses, that is fictitious फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. ये सारा जो फ्रॉड्स है इसके लिए देयर इज़ अ पनिशमेंट. देखो यहाँ पे इम्प्रिजनमेंट है 3 साल मिनिमम, यहाँ पे 3 years का मिनिमम इम्प्रिजनमेंट है एंड मैक्सिमम इम्प्रिजनमेंट कुड बी 5 years. एंड जो फाइन है, फाइन यहाँ पे मिनिमम है 1 लाख रुपए, मैक्सिमम 3 लाख रुपए. देन पर्सन रिसीविंग प्रॉपर्टी नोइंग इट टू बी प्लेज्ड, मतलब during the winding up process, if any person received any property knowing it to be pledged with secured creditors, मतलब वो प्रॉपर्टी कोई बैंक का सिक्योरिटी है, बैंक में आप लोग वो प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रखा है, वो जानते हुए भी कोई मिस्टर एक्स ने वो प्रॉपर्टी ले लिया कंपनी से वाइंडिंग अप में, इन दैट केस देयर इज अ imprisonment 3 years से 5 years and fine is 3 lakh to 5 lakh. Then section 334, statement that company is being wound up. ये statement that company is being wound up, ये जो phrase है, तो ये phrase हर एक इनवॉइस ऑफ गुड्स और सर्विस, बिजनेस लेटर्स, ये सब में, नोटिस बाय द कंपनी, ये सब में कंपनी को, लिक्विडेटर को और एनी पर्सन ऑफ द कंपनी, ये सबको ये हर एक इनवॉइस, बिजनेस लेटर में ये फ्रेज उसको डालना पड़ेगा दैट द कंपनी इज बीइंग वाउंड अप. सेक्शन 345, बुक्स एंड पेपर्स ऑफ द कंपनी, इट इज़ एविडेंस एंड कैन नॉट बी डिनाइड.
मतलब कोई भी ऐसा बुक्स ऑफ पेपर्स, मतलब जो बुक्स एंड पेपर्स में ऐसा लिखा गया है कि कंपनी इज बीइंग वाउंड अप, तो इट इज़ एविडेंस ऑफ वाइंडिंग अप एंड इट कैनॉट बी डिनाइड, इट कैनॉट बी डिनाइड इन अ ट्रायल, इन ट्रिब्यूनल और कोर्ट। ठीक है। उसके बाद सेक्शन 346, इंस्पेक्शन ऑफ बुक्स एंड पेपर्स ऑफ द कंपनी। एनी टाइम कौन कर सकता है? कॉन्ट्रीब्यूटर ही कर सकता है, क्रेडिटर्स कर सकता है, नो अदर पर्सन कैन इंस्पेक्ट। तो कंपनी में इंटरेस्ट किसका रहता है? कॉन्ट्रीब्यूटरी मतलब शेयर होल्डर्स, और क्रेडिटर्स का इंटरेस्ट होता है। दे कैन इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ कंपनी एट एनी टाइम एट देयर ओन कॉस्ट। ठीक है। उसके बाद सबसेक्शन 1 नॉट एप्लीकेबल, मतलब ये जो सेक्शन है, दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ऑथोरिटी, ऑफिसर्स, दे कैन इंस्पेक्ट। मतलब ये यहाँ पे क्या बोल रहे हैं ऊपर, कॉन्ट्रीब्यूटर क्रेडिटर छोड़ के कोई इंस्पेक्ट नहीं कर सकता, बट इंस्पेक्ट कर सकता है अगर वो पर्सन सेंट्रल गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है, कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी या ऑफिसर्स है, दे कैन इंस्पेक्ट एट एनी टाइम। सेक्शन 347, डिस्पोजल ऑफ बुक्स एंड पेपर्स ऑफ द कंपनी आफ्टर डिसोल्यूशन एज प्रेस्क्राइब बाय ट्रिब्यूनल, मतलब ट्रिब्यूनल जैसा बोलेगा उस पीरियड में आप उस पीरियड तक बुक्स को मेंटेन करना होगा वाइंडिंग आपका, उसके बाद डिस्पोज कर सकते हो। ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब after 5 years of winding up, there is no responsibility on the company to maintain the books and papers. However, central government may increase this responsibility by 5 years by rules. तो यहाँ पे एक्सटेंशन मिला के मैक्सिमम कितना है? 10 years तक बुक्स एंड पेपर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी रह सकता है। नेक्स्ट इज सेक्शन 352, कंपनी लिक्विडेशन डिविडेंड एंड कंपनी लिक्विडेशन डिविडेंड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड एसेट अकाउंट। ये क्या है? कंपनी लिक्विडेशन डिविडेंड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड एसेट अकाउंट। देखो, मनी इन हैंड ऑफ द लिक्विडेटर ड्यूरिंग वाइंडिंग अप, जो पैसा उसके पास आया वाइंडिंग अप में, इसमें से ये मनी पर्टेन कर सकते, एक तो डिविडेंड पेबल टू क्रेडिटर्स और एसेट रिफंडेबल टू कॉन्ट्रीब्यूटरीज। ये दोनों पर्सन को देना पड़ता है, क्रेडिटर्स को, कॉन्ट्रीब्यूटर्स को, उन लोग का जो क्लेम है। अगर इफ़ इट रिमेन्स अनक्लेम्ड और अनपेड, तो लिक्विडेटर क्या करेगा? एक सेपरेट बैंक अकाउंट मेंटेन्ड इन अ शेड्यूल्ड बैंक आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ्स। तो लिक्विडेटर अपने पास 6 महीने तक वो अमाउंट रख सकता है, बट आफ्टर 6 मंथ्स ही नीड्स टू ट्रांसफर दिस अमाउंट टू अ सेपरेट बैंक अकाउंट मेंटेन विद द शेड्यूल्ड बैंक। ऑन डिसोल्यूशन पे इनटू द अकाउंट। ठीक है। देन फर्निश टू आरओसी अ स्टेटमेंट ऑफ 1 and 2। ये जो 1 and 2 ऊपर है ना, द लिक्विडेटर नीड्स टू फर्निश अ स्टेटमेंट टू आरओसी विथ रिस्पेक्ट टू द अमाउंट्स अनक्लेम्ड। उसके बाद शेड्यूल्ड बैंक, शेड्यूल्ड बैंक जो है वो, शेड्यूल्ड बैंक जो है वो कंपनी लिक्विडेटर को क्या देगा? एक रिसिप्ट ऑफ डिपॉजिट देगा, मतलब इसने जो अमाउंट डिपॉजिट किया, एक बैंक तो रिसिप्ट देगा ना। ये जो रिसिप्ट ऑफ डिपॉजिट मिलने से डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटी ऑफ द लिक्विडेटर, तो लिक्विडेटर का ड्यूटी यहाँ तक, यहाँ पे आके ख़त्म हो जाता है। रिसिप्ट दिखा दो कि हमने बैंक में जमा कर दिया, काम खत्म। इन केस ऑफ वॉलंटरी वाइंडिंग अप, दैट इज इन केस ऑफ वॉलंटरी वाइंडिंग अप, द लिक्विडेटर नीड्स टू फाइल अ स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 348, इंडिकेट ऑल द क्लेम्स अनपेड इन एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स। इन केस ऑफ वॉलंटरी वाइंडिंग अप, द लिक्विडेटर नीड्स टू, अभी यहाँ पे जो फाइलिंग है कौन करेगा? The company liquidator needs to file a statement under section 348. He needs to indicate all the, ये statement में indicate all the claims which is unpaid in excess of 6 months and within 14 days, मतलब ये within 14 days कब से? within 14 days from claim। कोई भी पार्टी, क्रेडिटर हो या कॉन्ट्रीब्यूटर हो, अगर वो क्लेम करता है तो वहाँ से लेके 14 दिन के अंदर अंदर अमाउंट उसका अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाना चाहिए। पर्सन फाइल एन एप्लीकेशन टू आरओसी। देखो, जो कंसर्न पर्सन है, दैट इज़ पर्सन, मतलब यहाँ पे 2 लोग हैं, क्रेडिटर्स या तो कॉन्ट्रीब्यूटरी। ये 2 पर्सन दे कैन फाइल एन एप्लीकेशन टू द आरओसी। ठीक है। तो आरओसी को फाइल करेगा, तो वहाँ से लेके ये फाइल करने से ये जो एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन से विदिन 60 डेज सेटलमेंट कर देना पड़ेगा। लास्ट पॉइंट इज, इफ द अमाउंट
remains unclaimed in excess of 15 years, if any amount remains unclaimed in excess of 15 years, ये unclaimed कौन सा, वो सेपरेट बैंक अकाउंट में जो ट्रांसफ़र किया गया था वहाँ से अमाउंट पड़ा है वो अकाउंट में इन एक्सेस ऑफ 15 years, देन द अमाउंट नीड्स टू बी ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व अकाउंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट. बट उसके बाद यहाँ पे एक स्टार मार्क है, इवन आफ्टर 15 years टाइम a contributory or a creditor can claim his amount. अभी 15 साल के बाद भी अगर वो क्लेम करता है तब भी 60 डेज के अंदर अंदर सेटलमेंट हो जाना चाहिए. इन कॉन्ट्रावेंशन मतलब यहाँ पे कॉन्ट्रावेंशन किसके द्वारा हो रहा है, बाय द कंपनी लिक्विडेटर. इफ द कंपनी लिक्विडेटर कॉन्ट्रावेंस देन 12% पर एनम इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी. देखो 12% इंटरेस्ट पर एनम, यहाँ पे ये जो 6 महीना तक लिक्विडेटर अपने पास पैसा रख सकता है, उसके बाद अकाउंट में ट्रांसफ़र करना पड़ता है. बट अगर आप सोचो 6 महीने के बाद और 1 साल लिक्विडेटर में अपने पास पैसा रख लिया, इन दैट केस उसको 12% पर एनम 12% पर ईयर उसको इंटरेस्ट एप्लीकेबल होगा एंड उसको एक पेनल्टी देना पड़ेगा. ऑल्सो पे एक्सपेंसेस ये भी देना पड़ेगा एंड लिक्विडेटर का जो रेम्यूनरेशन है वो रेम्यूनरेशन तो डिसअलाउ हो जाएगा. एंड पे द एक्सपेंसेस, ये जो एक्सपेंसेस किसका होगा, जो भी एक्सपेंसेस बोर्न बाय द क्रेडिटर और कॉन्ट्रीब्यूटरी, इनको जो भी एक्सपेंस लगेगा, खर्चा लगेगा, एक तो लिक्विडेटर को वो पे करना होगा, 12% पर एनम इंटरेस्ट देना पड़ेगा, पेनल्टी देना पड़ेगा एंड उसका रेम्यूनरेशन भी डिसअलाउ हो जाएगा. सेक्शन 353 लिक्विडेटर टू फाइल रिटर्न. कंपनी लिक्विडेटर अगर डिफ़ॉल्ट करता है रिटर्न फाइलिंग में, कौन सा, एक तो देखो फाइलिंग और डिलीवरिंग नोटिस और रिटर्न. मतलब अगर द कंपनी लिक्विडेटर, in case the company liquidator defaults in filing returns to ROC or in giving notice to the creditors or contributories, ये दोनों चीज़ में अगर कंपनी लिक्विडेटर का कुछ भी डिफ़ॉल्ट होता है तो यहाँ पे ट्रिब्यूनल क्या करेगा, एक नोटिस, अगर डिफ़ॉल्ट हुआ, देखो यहाँ पे फ्लो कैसा है, इफ़ there is a default then tribunal give notice to the company liquidator. ये नोटिस मिलने से 14 दिन के अंदर अंदर देखो 14 दिन के अंदर अंदर कंपनी लिक्विडेटर नीड्स टू रेक्टिफाई. तो कंपनी लिक्विडेटर के पार्ट में डिफॉल्ट क्या हुआ, एक तो फाइलिंग ऑफ रिटर्न टू आरओसी और गिविंग नोटिस टू एनी क्रेडिटर्स कॉन्ट्रीब्यूटरीज. इन दैट केस अगर इफ देयर इज अ डिफॉल्ट तो ट्रिब्यूनल शैल इशू अ नोटिस टू द कंपनी लिक्विडेटर. नोटिस से 14 दिन के अंदर अंदर कंपनी लिक्विडेटर नीड्स टू रेक्टिफाई द मिस्टेक. ठीक है, यस. और इस दौरान जो भी मेक गुड्स द डिफॉल्ट मतलब क्या, जो भी खर्चा आएगा वो कंपनी लिक्विडेटर को बियर करना होगा. अभी ट्रिब्यूनल, यहाँ पे जो ट्रिब्यूनल, देखो ट्रिब्यूनल जो यहाँ पे नोटिस भेजेगा, दिस कैन बी, एक तो वो सुओ मोटो कर सकता है और एप्लीकेशन बाय कॉन्ट्रीब्यूटरी, एप्लीकेशन बाय क्रेडिटर्स, एप्लीकेशन बाय आरओसी. तो ये अपना पूरा यहाँ पे सेक्शन का डिस्कशन हो गया. उसके बाद सेक्शन 354 मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स कॉन्ट्रीब्यूटरी बाय द ट्रिब्यूनल. ट्रिब्यूनल में इफ एज, देखो ट्रिब्यूनल में कंडक्ट मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स कॉन्ट्रीब्यूटरीज एज पर द विशेस ऑफ क्रेडिटर्स कॉन्ट्रीब्यूटरीज, और ट्रिब्यूनल में डायरेक्ट मीटिंग्स टू बी कंडक्टेड. यहाँ पे क्या है, एज पर, यहाँ पे एज पर द विशेस ऑफ क्रेडिटर्स कॉन्ट्रीब्यूटरीज एंड इट कैन डायरेक्ट मीटिंग्स टू बी कंडक्टेड. उसके बाद ये जो मीटिंग है, मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स, देखो क्रेडिटर्स का जो ऊपर जो मीटिंग है, ये जो मीटिंग यहाँ पे हो रहा है, ये मीटिंग में वोटिंग कैसे होगा,
क्रेडिटर्स के केस में वैल्यू इन मेजोरिटी, कॉन्ट्रीब्यूटर के केस में नंबर मेजोरिटी चाहिए। सेक्शन 356 पावर ऑफ ट्रिब्यूनल टू डिक्लेयर डिसोल्यूशन एज वॉइड। ट्रिब्यूनल में डिक्लेयर द डिसोल्यूशन प्रोसेस एज वॉइड विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। एक तो कब तक कर सकता है, सबसे पहला यहाँ पे है टाइम लिमिट। तो ट्रिब्यूनल कोई भी डिसोल्यूशन जो देखो डिसोल्यूशन ऑर्डर पास हो चुका है उसको ट्रिब्यूनल बाद में भी वॉइड कर सकता है विद इन 2 years फ्रॉम द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। एंड ये जो चीज़ है यहाँ पे एप्लीकेशन कौन कर सकता है, एप्लीकेशन बाय कंपनी लिक्विडेटर और एप्लीकेशन बाय एनी एग्रीव्ड पर्सन। ये एप्लीकेशन जाएगा ट्रिब्यूनल को, देन ट्रिब्यूनल में डिक्लेयर डिसोल्यूशन एज वॉइड, द सेम प्रोसेस विल रिपीट। डिसोल्यूशन प्रोसेस फिर से वही द सेम प्रोसेस, मतलब डिसोल्यूशन जो पहला वाला प्रोसेस तो वॉइड हो गया, वॉइड ऑर्डर नल ऑर्डर पास हो गया, उसके बाद the same resolution process will again repeat. Then company liquidator or the aggrieved person, company liquidator or the aggrieved person needs to forward a copy to ROC। कॉपी कौन सा है, ऑर्डर बाय ट्रिब्यूनल। ये जो void मतलब the company liquidator or the aggrieved person needs to forward a copy to ROC। अभी कॉपी कौन सा है, कॉपी ऑफ द ऑर्डर पास बाय द ट्रिब्यूनल, ऑर्डर दैट मेक्स द डिसोल्यूशन वॉइड, वो ऑर्डर का कॉपी एक तो कंपनी लिक्विडेटर और द एग्रीड पर्सन नीड्स टू फॉरवर्ड टू आरओसी। अगर नहीं किया, इन केस ऑफ डिफॉल्ट, देन देर इज अ स्टिफ पेनल्टी ऑफ 10,000 रुपीज़ पर डे पेनल्टी। तो गाइज यहाँ पे अपना वाइंडिंग अप समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे कंपनीज एक्ट में जितने भी मिसलेनियस प्रोविजंस है, वो मिसलेनियस चैप्टर्स, आई मीन फॉरेन कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, देन एनसीएलटी, एनसीएलटी, एडजुडिकेटिंग प्रोसेस, फ्रॉड मतलब पेनल्टी फॉर फ्रॉड, डोरमेंट कंपनी, स्ट्राइकिंग ऑफ द नेम्स फ्रॉम द रजिस्टर ऑफ कंपनीज, तो देन निधि कंपनीज, ये जो सारे स्मॉल टॉपिक्स है, इसका कवरेज एग्जाम में बहुत ज़्यादा है। 20 से 22 मार्क आप यहाँ से क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। एंड ये सब चैप्टर से एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। मैक्सिमम स्टूडेंट इस पार्ट को छोड़ के जाते हैं, नहीं तो उतना अच्छे से ढंग से पढ़ के नहीं जाते हैं। सो यही वाला पार्ट है जो आपका एक्स फैक्टर होगा आपका सी एग्ज़ाम, मतलब लॉ का एग्ज़ाम प्रिपरेशन। जो प्रिपरेशन आप लॉ में कर रहे हो, ये वाला नेक्स्ट मेरा जो 2-3 वीडियो रहेगा, दैट विल बी योर एज ओवर अदर्स। कॉम्पिटिटिव एज आपको पता है ना, वो आईपीसी में पढ़ के आते थे, इंटर में पढ़ते हो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में, कॉम्पिटिटिव एज ओवर राइवल्स। तो वो अगला वाला जो 2-3 वीडियो है, दैट विल बी योर कॉम्पिटिटिव एज, डोंट मिस दैट। एंड ये मेरे जितने भी नोट्स है, ये नोट्स का लिंक है, देयर इज़ अ नॉमिनल चार्ज, तो उसका लिंक मेरा जो भी रिसेंट वाले वीडियोस है उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग जाना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाने से आपको दिख जाएगा एकदम नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जो मैं आपको दिखाई देता हूँ, ये वाला समझो, ये एक वीडियो है जो लास्ट वाला मेरा वीडियो है, ठीक है। तो ये वाला वीडियो, इसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, इसमें देखो एकदम नीचे यहाँ पे नोट्स लिंक ऑफ, ये लिंक मैंने ओपन किया, देखो ये लिंक आपको डायरेक्ट करता है कौस्तभ पहाड़ी प्रीमियम मेंबरशिप टेलीग्राम चैनल में। तो यहाँ पे मैंने सब्सक्रिप्शन बना के रखा है, देखो सब्सक्रिप्शन प्लान्स 300 फॉर 1 मंथ, 3 महीने का लोगे तो 810, 10% डिस्काउंट है। 6 महीने का लोगे तो 1440, 20% डिस्काउंट। एंड 1 साल का लोगे तो 2520, 30% डिस्काउंट। लाइफ टाइम एक्सेस चाहिए भाई तो 4000 में आपका वो होगा। तो दिस इज़ अ वेरी नॉमिनल चार्ज। एंड एक चीज़ आप लोगों को मैं और बता दूं, देखो आप लोगों का लॉ का रिवीजन होगा, ऑडिट का रिवीजन होगा, एंड देखो आपका एक तो लॉ का रिवीजन होगा, ऑडिट का रिवीजन होगा, उसके साथ आपका एफआर भी मैंने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया रिवीजन, तो एफआर का भी रिवीजन वहाँ पे आप लोगों का कवर हो जाएगा। आई थिंक गाइज दिस
this will be this will this this shall suffice all your queries regarding the notes and classes. So definitely, if you guys are liking these videos, you can like, share and subscribe. And बहुत अच्छे से पढ़ाई करो, मेहनत करो. मेहनत का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं होता है लाइफ में. तो आप लोगों को मोटिवेशन भी चाहिए होता है. आई नो सीए कोर्स ही वैसा है. चलो ठीक है, पढ़ाई करते रहो. एंड पढ़ाई जो करना ना, उसको बर्डन मत समझना. मज़े के साथ पढ़ाई करो, सब होता है. नैया पार हो ही जाएगा इस बार. अब की बार अरे छोड़ो यार, कुछ नहीं. चलो मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद.